Good afternoon, everyone. इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है भाई। हर किसी का अपना जॉब होता है। ये मानकर चले आप बहुत लकी हैं जो ये आपका जॉब नहीं है। ठीक है, इसीलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए। गलत बात, क्लास गलत बात। पता है कोरोना काल में बहुत से लोगों को बहुत कुछ चीज सिखाई है, बहुत कुछ चीज आप नहीं जानते। जिन लोगों का ये जॉब नहीं था ना, उन तक लोगों ने ये काम किया है। स्पेशली जो प्राइवेट टीचर्स थे, घर में कुछ नहीं था ना, उन्होंने यही काम किया था। कैसे करते वो मैटर करता है, तो किसी कभी भी किसी पर हंसो मत। वो बिल्कुल सही बात। मेरी बेटी तो डायरेक्ट ऐसे ही बोलती हैं, वो पूरे रास्ते पर यही बोलती हुई जाती है, बोतल ले लो बोतल ले लो। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। ICSH मतलब स्टिमुलेटिंग सेल है, बट किसको? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, इसे हम एक टर्म और देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाए या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल किसमें प्रेजेंट होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्टिस में, है ना। जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना टेस्टिस का, उस वक्त है ना पढ़ाया जाता है कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स है। इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल्स, है ना, लेडिंग सेल्स। तो यहाँ पर ये हार्मोन जो है वो किसे स्टिमुलेट कर रहा है? तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को। मतलब इंटरस्टिशियल सेल मतलब मेल्स में रहता है, ये पहली खास बात। ठीक है, उनको ज्यादा ये स्टिमुलेट करता है। क्या काम करेगा? ये जो हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या फिर लेडिंग सेल्स, ठीक है, उन्हें स्टिमुलेट करता है। किस लिए? तो जितने भी टेस्ट सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल, ठीक है ना, मतलब टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को वो करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए, ये ICSH जो होता है हार्मोन, वो क्या करेगा? उसे स्टिमुलेट करेगा। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल्स में नहीं होता। फीमेल में भाई सीक्रेशन तो होगा ही, पिट्यूटरी ग्लैंड है तो। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो ये भी इसके FSH के साथ मिलकर, ठीक है ना, ये FSH के साथ मिलकर काम करता है। और इसे किसके लिए वो करता है हमेशा? तो ये बिल्कुल ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है ना। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे स्टिमुलेट करता है हमेशा। बस याद रखने वाली बात इसमें यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये हार्मोन जो है इंटरस्टिशियल सेल्स को ही स्टिमुलेट करता है। किस लिए काम करेगा? तो जाहिर सी बात है, जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उन्हें सीक्रेट करने के लिए। ठीक है, बट फीमेल्स में भी होगा भाई, जाहिर सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम लोगों में भी है। बट हम लोगों में ये किसमें काम आ जाता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। और ओव्यूलेशन को साथ में एस्ट्रोजन्स को भी, ठीक है ना, ये एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर उसको सीक्रेट कराता है। क्लियर है? दूसरी खास बात जो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, ये बेसोफिल से होता है सीक्रेट। ठीक, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका देखने के लिए मिलेगा कुछ 26,000 से अप्रोक्स 1 लाख के समथिंग। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट है। समझ में आया? इसका भी अब कंट्रोल कौन करता है? तो जाहिर सी बात है, होने वाला आपका जो ये हाइपोथैलेमस होता है, वो इसे वो करेगा कंट्रोल। और क्या सा बोलते हैं इसे हम? स्टिमुलेटिंग रेगुलेटरी हार्मोन। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं रेगुलेटरी हार्मोन, या फिर FSH जो कल बताया था मैंने, FSH रेगुलेटरी हार्मोन। ठीक है ना, तो इन्हीं के जैसा ये काम करेगा। चलिए लिखिएगा। एक और रहता है मेलानोसाइट ना, इंटरमीडिएट ग्रुप से रहता है। देखिएगा, this hormone is secreted by basophils
हाँ बिल्कुल बेसोफिल से होता है सिक्रीशन। हाँ क्या बेसोफिल से, एसिडोफिल से, हाँ सिर्फ उनका दो से हुआ था। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय बेसोफिल्स एंड इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, glycoprotein in nature. The molecular weight is 26,000 to 1 lakh. In females, इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा था, in females it controls the process of ovulation, formation of corpus luteum, and secretion of progesterone. In males, it stimulates the interstitial cell, to secrete male sex hormone, the hormone is regulated by LHRF. LHRF मतलब luteinizing hormone regulatory factor, ठीक है, LHRF from hypothalamus. All FSH luteinizing hormone are together known as reproductive hormones. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ जी, हाँ क्या क्या, अच्छा यूनिट डाल्टन होती है, मॉलिक्यूलर वेट की हमेशा यूनिट जो है वो डाल्टन होती है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखा आप लोगों ने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है क्लास। तो देखिए पहली बात, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटरमीडिएट लोब से सीक्रेट होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसा कि इन्होंने भी बताया ही था, है ना। दूसरी खास बात, मेलानोसाइट, अब जाहिर सी बात है ये किससे सीक्रेट होगा, बेसोफिल से या एसिडोफिल से। क्लास जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, उस वक्त बताया था ये जो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है ना। इंटरमीडिएट लोब में नहीं बताया था मैंने। ठीक है, तो इसमें बेसोफिल और एसिडोफिल जैसी कोई टर्म नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ मिक्स हो गया था, बट फिर भी मेलानोसाइट सिर्फ आपके इंटरमीडिएट लोब से ही होता है ना। दूसरी खास बात इसमें जो आप लोगों को जानने वाली है, ये MSH, दूसरी खास बात क्लास, ये आपके ये हार्मोन जो होता है वो किसे स्टिमुलेट करेगा, तो जो हमारी मेलानोसाइट्स होती हैं, मेलानोसाइट मतलब जिसकी वजह से हम गोरे होते हैं, काले होते हैं, ठीक है ना, ये हमारे जितने भी पिगमेंट्स होते हैं मेलानोसाइट्स, ठीक है, उन्हें हमेशा स्टिमुलेट करती है, ठीक है। दूसरी खास बात, ये आपके 2 टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं, अल्फा MSH एंड बीटा MSH। ये दोनों जो डिफरेंट रहते हैं, इन दोनों में जो
आपका अंतर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? नंबर ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर अल्फा जो रहता है ये होगा 13 एमिनो एसिड का बना हुआ, जबकि बीटा वाला जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब या तो 18 का भी हो सकता है या फिर 22 एमिनो एसिड का भी होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था कि किस तरह से आपका जो FSH होता है उसमें एमिनो एसिड की पूरी चेन पाई जाती थी जिसमें 39 एमिनो एसिड होते थे, राइट। तो सेम चीजें इसमें भी, सीक्वेंस जो होगा एमिनो एसिड का वो वही रहेगा जो उसमें था, बस नंबर ऑफ एमिनो एसिड उसमें 39 थे, इसमें 13 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं या फिर 22 हो सकते हैं, बट एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो वही रहेगा। क्लियर है? मेलेनोसाइट का आप जानते हैं ना फंक्शन क्या होता है। जैसे ही हम लोग क्या काम करते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, धूप में जाएंगे जब भी, तो मेलेनोसाइट उस वक्त एक्टिव हो जाती है ना। मेलेनोसाइट के एक्टिव होते ही हमारा जो सनरेज उस पर पड़ती है, वैसे ही वो क्या बनाने लगती हैं, हमारे अंदर पिगमेंट्स बनाने लगती है, जिसकी वजह से हम थोड़े से काले हो जाते हैं, ठीक है ना। यही रीजन है, लिखिए जरा। अच्छा ऐसी, चलिए छोड़, जानती होंगे, नहीं 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 नहीं, लिखें आप। This hormone is secreted from pars intermedia of adenohypophysis. The hormone is of polypeptide nature. भाई पॉलीपेप्टाइड नेचर का ही हो जाएगा जब इधर अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। हार्मोन इज ऑफ पॉलीपेप्टाइड नेचर and is made up of alpha and beta MSH, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH 13, 18 और 22 एमिनो एसिड्स। The hormone function is to synthesize and distribute melanin granule that cause darkening of skin of vertebrates. This hormone is also known as intermedin. MSH is regulated by MSH, RF, and MSH, IF. इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा अब, हार्मोन सीक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ बस, बिल्कुल।
ठीक है, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेनली आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एडिनोहाइपोफाइसिस से ही होते हैं, और एडिनोहाइपोफाइसिस हमेशा 75% तक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट बनाता था, या फिर मैंने लिखवाया था 3/4 पार्ट, है ना, पार्ट बात एक की थी। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये कितना पार्ट बनाएगा? 25%। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ से 2 ही हार्मोन जो है, ओनली 2 हार्मोन्स जो हैं वो ही सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, समझ में आई बात? आप लोग जानते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस को साइंटिस्ट कभी भी एंडोक्राइन ग्लैंड का वो नहीं मानते, हिस्सा नहीं मानते, पार्ट मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल इनका सिंथेसाइज नहीं किया जाता इस पोर्शन में। ठीक है ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस में कभी भी ये दोनों हार्मोन जो है बनेंगे कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनका सिक्रेशन होता है। वहां से बनते कहाँ है ये? तो ये हाइपोथैलेमस के 2 रीजन बताए थे, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ दोनों में बनते हैं क्या चीज? ये दोनों हार्मोन जो आपके एक्सोन के साइटन से होते हुए, फिर ये एक्सोन से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस में, जहां पर ये फिर स्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी दौरान ये रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन है जिनकी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कभी कभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का एडीएच। ठीक है, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर हाँ मैं लिखवाऊंगी, बकायदा लिखना नहीं है अभी। ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसका यूज हम कब करते हैं? फिर पानी की रिक्वायरमेंट हो गई, फिर क्या काम करता है ये? बिल्कुल सही बात। कितने बच्चों को याद है ये बात? मैंने आप लोगों को पूरा नेफ्रॉन पढ़ाया था, याद है? उसमें उस वक्त आपका कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता था, पीसीटी, ये लूप ऑफ हैंडले था, एंड दिस इज अ डीसीटी, यहाँ थी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यही थी बताया था। अब बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहे हैं। उस वक्त ये बताया था कि यहाँ पर वाटर के लिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव 2 बताए थे, है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो खैर यहाँ से होता है वाटर का ऑब्लिगेट टाइप का। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बहुत टाइम तक पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था? एडीएच का सीक्रेशन होता है। ठीक है ना, एडीएच का सीक्रेशन होगा जिसकी वजह से आपका ये डीसीटी और साथ में ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब्यूल, ये दोनों ही वाटर के लिए परमिएबल हो जाते हैं। और यहाँ से क्या हो जाता था? यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता था। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता था ये यहाँ से वाटर को किस में डालते थे? वासा रेक्टा में। याद है ये बात? क्लियर है? तो यहाँ पर एडीएच का सीक्रेशन हम बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, बट यस हमें रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हम पानी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता था यूरिन, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या होगा अगर एडीएच का सीक्रेशन जो है वो कम हो जाए? तो जाहिर सी बात है क्लास, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर अगर एडीएच का सीक्रेशन मैंने कहा कम हो जाए, कम हुआ मतलब यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो यूरिन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो यूरिन में वाटर बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होगा। समझ में आ रही है? ये कंडीशन जो होती है इसे हम बोल देते हैं डायबिटिक डिपिटिस। ठीक है, ये लिखवा दिया जाएगा, चिंता ना करें। क्या होगा अगर हमारे इसमें बॉडी में एडीएच का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो बिल्कुल हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा। समझ में आ रही है? तो कहने की बात ये है, ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बेकार हैं। ठीक है, ना तो एडीएच का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ही हमारे इसमें बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी खास बात,
अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जिसका नाम है लव हार्मोन। ठीक, ऑक्सीटोसिन। देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हमने क्या टर्म दिया हुआ है? लव हार्मोन। मतलब ये हमेशा लव के टाइम पे काम आता है, पहली खास बात। मतलब आपने देखा होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, माँ अगर उसको फीड कराती है तो हमेशा उसे कहा जाता है कि देखो ऐसे ही मत कराओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे का मुंह ढक देते हैं, कहते हैं नहीं माँ की नजर लग जाती है बच्चे को, ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा जब फीड कराते वक्त बच्चे को टच करना चाहिए, ठीक है। उसको टच करती हैं, बहुत सी मदर करती हैं, उनके हाथ से खेलती हैं, उनके बालों में उंगलियां घुमाती हैं, उनको प्यार से देखती हैं, उनको प्यार करती हैं। ये बहुत एक बेसिक से उनके वो रहते हैं, एक्टिविटीज रहती हैं। रीजन क्या होता है, उस वक्त जब वो इस तरह से करती हैं ना, तो उस वक्त ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है। और बिल्कुल ये ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वो ज्यादा अच्छे से फीड करा सकते हैं अपने बच्चे को। क्लियर है? पहले का तो काम ये हो गया ऑक्सीटोसिन का। दूसरी खास बात, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो ये डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है उस दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी ट्यूब्स होती हैं वो इजीली खुल जाती हैं और बच्चे का जन्म इजीली हो जाता है। क्लियर है? ये नेचुरल उससे कराने, मतलब नेचुरल जो डिलीवरी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसका सीक्रेशन नहीं होगा या बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो उस वक्त हमें दूसरा प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसके इंजेक्शन बाकायदा लगाए जाते हैं, बिल्कुल, है ना, ऑक्सीटोसिन के लिए, जिससे इजीली डिलीवरी हो सके। दूसरी खास बात, ये बात हो गई जन्म के समय की। अब एक और काम आता है, ये जब मेटिंग होती है, ठीक है, उस दौरान ये हार्मोन अगर रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, तो उसकी वजह से गर्ल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब सब समझते हैं क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्मन उसकी प्रोसेस होती है, मतलब निषेचन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस होती है जहां पर, मतलब फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक्चुअली मैं अभी फर्मेंटेशन पढ़ा कर आ रही हूँ ऊपर, तो मुझे फर्मेंटेशन बोलने वाले थे। तो फर्मेंटेशन तो मैंने हिंदी टर्म यूज कर दिया वहां पर, निषेचन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है, ठीक है, तो क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो कहने की बात ये है, मेटिंग के दौरान स्पर्म्स का फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो जब मेटिंग होती है उस दौरान ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये रिलीज होता है, तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट की वजह से स्पर्म्स जो है वो इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही है? तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है हम लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए क्लास, तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसे। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज, इसमें डैश करके लिखिएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉट secretory and does not secrete any hormone। आए, गलत लिखवा दिया यहाँ पर, गलत लिखा। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉट secretory and does not secretory any hormone, गलत लिखवाया इसमें। एग्जैक्टली, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉट synthesizes, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, synthesize any hormone, it only secrete, is only secrete hormone which is stored in it, which is stored in it via
secrete via axon, axon of neuron, ठीक है. It comprises of non-myelinated nerve fiber and few supporting cells. Non-myelinated nerve fiber and few supporting cells. It receives hormones from the neurosecretory cells. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से मतलब है यहाँ पर जो मैंने आपको दो रीजन बताए थे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रीजन टर्म नहीं लिखवाया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोल दिया है. न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस It mainly consists of infundibulum, and infundibular process. This part of posterior pituitary release a number of hormones or release factor which travel through portal circulation. Anterior pituitary, ठीक है. इसमें लिखिएगा आप नेक्स्ट लाइन से, the infundibular process releases two hormones, oxytocin and vasopressin. वैसोप्रेसिन, जहां वैसोप्रेसिन लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ADH. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप ऑक्सीटोसिन. इसमें डैश करके लिखिए ऑक्सीटोसिन ऑब्लिक birth hormone oblique milk ejection. Hormone is released from the posterior pituitary gland. It produces contraction in uterus, facilitate
facilitate the movement of spermatozoa, comma, help in the child delivery, help in the facilitate the movement of spermatozoa, comma, helps in the child delivery. The amount of oxytocin, increase during labor, and this hormone also helps in ejection of milk from mammary glands. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा वैसोप्रेसिन, ब्रैकेट में एडीएच डैश करके लिखिए। फिर वैसोप्रेसिन released from posterior pituitary plays an essential role in maintaining water balance in the body by reducing the urine output. It exerts exert its influence on reabsorption of water balance by tubules of kidney. A deficiency of this hormone can lead to a disease called diabetes insipidus, insipidus, in which reabsorption of water gets reduced and large amount of dilute urine is taken out by the body.
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एड्रिनल ग्लैंड। हो गया, चलिए इसमें डायग्राम बना दीजिएगा। पोजीशन तो पता ही है इसकी एड्रिनल ग्लैंड की, भाई कहाँ होती है एड्रिनल ग्लैंड? हमारी किडनी के ऊपर येलो कलर की कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ना, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बनाइएगा।
मुझे बता ना पेन, एक दूसरा दे दीजिए, दूसरा। हो गया? हो गया? गुड। देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? हमारी किडनी के ऊपर येलो कलर के कलर में देखने के लिए मिलती है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती है। दूसरी खास बात, अगर हम बात करें इसके वेट की, ठीक है, तो ये अप्रोक्स 5 ग्राम्स के समथिंग इसका वेट होता है। मेल में ये थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल में थोड़ी ये छोटी होगी। क्लियर है? दूसरी खास बात समझिएगा इसके बारे में, जैसा हम लोग किडनी के बारे में बात करते हैं, किडनी में 2 पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सिमिलरली इनमें भी 2 ही पोर्शन देखने के लिए मिलेंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्लियर? बट इन दोनों ही पोर्शन से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग रहेंगे। क्लियर? दूसरी खास बात, अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विशेषियस, ऐसे कुछ नाम था, इसमें दिया हुआ है, कैनन तो नहीं, हाँ, यूस्टेकियस, यूस्टेकियस, ठीक है। इन्होंने यूस्टेकियस थे तो इन्हें डिस्कवर किया था, जबकि जो कैनन नाम के थे उन्होंने इसकी एंडोक्राइन उसके बारे में बताया था, नेचर के बारे में। क्लियर है? अब हम लोग बात करें क्लास, तो ये जो आपकी ग्लैंड होती है, ठीक, इसमें हम जनरली 2 पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। फिलहाल इसको भूल जाइए आप, मेड्यूला को। अगर हम बात करें तो यहाँ इसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कैप्सूल के नीचे का जो रीजन होता है उसे हम बोल देते हैं हमारा कॉर्टेक्स रीजन। इसके भी हम 3 पार्ट्स में से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड जोना फेसिक्युलेटा, थर्ड जोना रेटिकुलेरिस। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जनरली बात करें तो ये 3 पार्ट्स में हमने कॉर्टेक्स वाले रीजन को डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? अब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए, कैप्सूल तो समझ में आया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, लेकिन जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, पहली खास बात, इस पोर्शन से जितने आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। पहले मैं ये लिखने वाली थी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बट ये सीक्वेंस से लिखा है मैंने। सीक्वेंस का मतलब है यहाँ पर जो इसका फर्स्ट रीजन देख रहे हैं आप लोग, जोना ग्लोमेरुलोसा,
जोना ग्लैमरुलोसा जो होता है हमेशा किसका सीक्रेशन करता है हमेशा, तो ये आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। क्लियर? इसके नीचे का जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, ये मिडिल लेयर का नाम क्या है, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा हमेशा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन करती है, जबकि जो जोना रेटिकुलेरिस होता है वो सेक्स हार्मोन्स या फिर हाँ, इसे हम किस नाम से और जानते हैं, सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं इनका सीक्रेशन कौन सा करता है, इसका थर्ड लेयर जो होती है जोना रेटिकुलेरिस। क्लियर? तीसरी खास बात और समझिएगा, यहाँ पर ये जो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, इसकी जो सेल्स होंगी वो हमेशा कॉल्यूमनार देखने के लिए मिलती हैं। कैसी रहती हैं, कॉल्यूमनार। दूसरी खास बात, ये हमेशा से वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस रखती हैं, ठीक है ना। ये पोर्शन जो होता है किस किस का बैलेंस रखेगा, वाटर एंड सॉल्ट का, जबकि जो हमारा सेकंड लेयर होता है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस रखता है। क्लियर? और थर्ड तो हमारा सेक्स हार्मोन मतलब गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन की वजह से सेक्स हार्मोन्स पर कंट्रोल रखता है। क्लियर है? ये तीन लेयर आप लोगों को याद करनी है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कॉर्टेक्स रीजन की, तो कॉर्टेक्स रीजन में तीन पोर्शन है और तीन ही पार्ट जो है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड जो इनर लेयर है, ये तीनों अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे हैं जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स में जान देते हैं। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ये तीन हार्मोन्स जो होते हैं इनमें हम फिर से पढ़ेंगे कि ये भी तीन तीन टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, तो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि एक कॉर्टिसोन होता है, कॉर्टिसोल भी होता है एक, ठीक है, और एक कॉर्टिसोल स्टीरोन नाम का भी रहता है। ठीक है, तीन तीन पार्ट्स में ये डिवाइड रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं सेक्स हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सब तीन तीन पार्ट्स में जो अभी आप लोगों को स्टडी नहीं करना। दूसरी खास बात, अगर हम लोग बात करें मेड्यूलर रीजन की, तो मेड्यूलर रीजन हमेशा कॉर्टेक्स रीजन के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। ये हमेशा टू हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगे, एक होता है एपिनेफ्रिन और सेकंड हो जाता है नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर है? याद रखिएगा क्लास कि यहाँ पर जब हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मेनली तो ये तीन हार्मोन्स ही होते हैं। क्लियर है? आप लोगों को जो आता है, हालांकि पूरा ही आप लोगों को याद करना है, बट जो मेन है वो ये तीन कॉर्टिकॉइड्स है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन। क्लियर? तो इसका थोड़ा लिख लीजिए। देखिए इसमें हेडिंग लिखकर, एड्रिनल ग्लैंड इज situated on each side of the vertebral column it lies to upper side of kidney each gland is surrounded by a capsule। ये कैप्सूल जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, ठीक है ना। लिखिएगा कैप्सूल ऑफ फैट कंटेनिंग alveolar tissue। नेक्स्ट लिखिएगा, दिस ग्लैंड वाज discovered by Eustachius and its endocrine nature was discovered by
Its endocrine nature is discovered by W.B. Cannon. Adrenal gland consists of two parts. Outer cortex and inner medulla. Sorry. There are two adrenal glands in man. बस पता है, ये जो मैंने आपकी बुक में दे नहीं रखा, आपके जो कॉर्टेक्स रीजन और जो मेड्यूला रीजन होता है, इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग जगह से होता है। जो मेड्यूला वाला रीजन होता है, हमेशा इसका ओरिजिन जो है, मतलब कहाँ से ये बनते हैं, डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करें, तो इसका जो मेड्यूला रीजन होता है हमेशा न्यूरल क्रीस्ट से बनता है। ठीक है ना, जो न्यूरल क्रीस्ट एक्टोडर्म होती है ना, उससे ये बनता है हमेशा। क्लियर। और जो इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा बनता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म से। ठीक है ना, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से ना सिर्फ ये बनता है, बल्कि हमारे अंदर जो किडनी होती है वो भी बनती है। ठीक है ना, तो याद रखने वाली बात है। आपकी बुक में ये सब चीजें दी नहीं है, इसीलिए लिखवा भी नहीं रहे, इसका बस बताना जरूरी है कि ये दोनों का ही ओरिजिन अलग अलग जगह से होता है। जैसे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की थी, तो एडिनोहाइपोफाइसिस के अलग तरीके से होता था और न्यूरोहाइपोफाइसिस का ओरिजिन अलग तरीके से होता था, है ना, इनफंडिबुलम से नीचे की तरफ आने से होता था और उसका रेथिक पाउच के ऊपर जाने की वजह से होता था, है ना। इसीलिए देखिएगा, ईच ग्लैंड इज, there are two adrenal glands in man. Each gland is triangular, comma, yellow colored, cap-like structure, situated on upper side of kidney. Sorry, upper side of kidney. These are bigger in male and smaller in size in females. The weight of each gland is 5 grams. The weight of each gland is 5 grams and are encapsulated by connective tissue. ठीक है, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कनेक्टिव टिश्यू। बोथ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला differ anatomically as well as physiologically। मतलब कहने की बात यह है, ये देखने में भी अलग होते हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। as well as physiologically, differ anatomically as well as physiologically। ठीक है, ये देखने में भी डिफर होते हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। सही है।